भागलपुर के जेएलएन अस्पताल और सदर अस्पताल समेत कई अस्पतालों में किया गया सभी वार्डों का निरीक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के आदेश पर की गई पहल। अस्पताल रांची के मेदांता अस्पताल में बीते दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बेड न मिलने के कारण हुई परिजन की मौत। बिहार में जारी है दूसरी लहर का कहर। बीते 24 घंटे में हुई 85 मरीजों की मौत। प्रदेश में 95,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। मुजफ्फरपुर में संक्रमण को लेकर डीएम ने आयोजित की बैठक। कलेक्ट्रेट भवन में हुआ बैठक का आयोजन। कई अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले, आग लगने की वजह से 4 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी खबर पटना से इस वक्त की। खाना बनाने के दौरान आग लगने की जताई जा रही है आशंका। पुनपुन थाना क्षेत्र के अलौदिक इलाके की ये पूरी घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर पटना से, जहां पर खाना बनाते समय आग लगने की वजह बताई जा रही है और इस आग लगने से 4 बच्चों की मौत हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है राजधानी पटना से, आग लगना कारण बताया जा रहा है 4 बच्चों की मौत का, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल आस्था, देखिए ये राजधानी पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पे एक घर में आग लगने से काफी दर्दनाक स्थिति हुई है, जिसमें कि 4 बच्चों की मौत जो है वो हो गई है। ये चारों बच्चे जो थे वो जलकर इसमें कहीं ना कहीं आग के लपेटे में आ गए, जिसमें कि इनकी मौत हो गई है। वैसे बता दें हम आपको कि इसमें 9 से 10 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, जिनकी मृत्यु जो है हो गई है। हालांकि आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी था और उसे बुझा भी लिया गया, लेकिन ऐसी दर्दनाक घटना जो निकलकर सामने आई, इससे पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं सदमे में पड़ गया है और आग लगने के कारणों का पता अभी फिलहाल लगाया जा रहा है। वैसे प्रथम दृष्टया अगर देखें तो यहाँ पे आग लगने का कारण जो है वो किचन में खाना बनाने के दौरान में यह हादसा हुआ है, जिसके दरमियान में पुनपुन में यह आगजनी की घटना जो है, आग लगी की घटना जो है वो निकलकर सामने आई, जिसमें 4 बच्चे जो है। बात की जाए, नुकसान का आकलन किया जाए तो लगभग क्या कुछ हुआ होगा? जी, अगर जान माल की नुकसान की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 4 बच्चे जो है इस आग के हवाले हो गए हैं। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो घर के बाकी रखे सामान भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब उसका आकलन तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है औपचारिक रूप से अगर बात करें हम तो जो बाकी जो घर में परिजन थे वो किसी न किसी तरह अपने आप को बचाते हुए बाहर निकले हैं और उसके बाद जो है पूरा इलाका जो है सन्न पड़ गया और उसके बाद आग बुझाने की कोशिशें जो थी वो लगातार जारी। ऐसे में दमकल की गाड़ियां पहुंचती है और वहां पे आग पर काबू पाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी और एक भी डॉक्टर के नहीं मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि अस्पताल को प्रबंधन की मार झेल रहा है, ना ही डॉक्टर है, ना ही कोई चिकित्सीय इंतजाम। साथ ही सूबे के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की। तो देखने आए थे 500 बेड कहाँ, हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ एनएमसीएच से भी ये मौत का कुआं है, जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे, मानव चयन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी ज़िंदगी बचाने में बच्चों के साथ है, पति के साथ है,
रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है, पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, पैखाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की भी अपील की। ये विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 2 मई को होने वाले मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देते हुए जिला उपायुक्त सह डीईओ नैन्सी सहाय ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोटा किया गया है। इसके बावजूद सभी कर्मियों को बेहतर और सटीक ढंग से मतगणना कार्य के सभी नियमों को समझाया जा रहा है। है मधुपुर विधानसभा के लिए, उसके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है और आज पहला डे है ट्रेनिंग का। तो जो भी हमारे काउंटिंग के हमारे पर्सनल हैं, असिस्टेंट्स हैं और बाकी लोग जो काउंटिंग करेंगे, उनको एक ब्रीफिंग बहुत ही संक्षेप में हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है और ट्रेनिंग लंबा नहीं, इसलिए छोटे बैचेस में और छोटे ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। और नेक्स्ट दिन हम लोग 30 तारीख को एक फाइनल ट्रेनिंग की ब्रीफिंग करेंगे, ताकि लोगों को जो काउंटिंग की प्रक्रिया हो उसको हम लोग बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने कई शर्तों के साथ राज्य में लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान मनमाने दामों पर दवा और जरूरी सामान बेचे जाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए चंद्रपुरा के सीईओ और प्रभारी बीडीओ संदीप मधेशिया के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। वहां इस जांच अभियान में दर्जनों राशन और दवा दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान सीईओ ने दुकानदारों को सही दाम पर सामान बेचने के आदेश दिए, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। बिहार में कोरोना से क्या हालात बन गए हैं, ये इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के बाद मौत की गोद में समा जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांसघाट की है, जहां पर रोज कितने ही शव जलाए जाते हैं। शव की लाइन लगी है और अपने परिजन के शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 से 4 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। ये दोनों तस्वीरें राजधानी के हालात बताने के लिए काफी है। मुजफ्फरपुर में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई पदाधिकारियों को संक्रमण के रोकथाम को लेकर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल हुए, तो वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दूसरी बैठक चमकी बुखार को लेकर की, जिसमें डीएम के साथ कई अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। प्रभावी नियंत्रण को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय प्राधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कोषांगों के वरीय प्राधिकारी और नोडल प्राधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं,
विशेष करके टीकाकरण कोषांग जो है उसके नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि टीकाकरण की बहुत अभी प्रगति धीमी है, उसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है। एडीएम अपर समाहर्ता को भी आदेश दिया गया है कि इसका मॉनिटरिंग करें और आने वाले दिनों में कम से कम उसका जो संख्या है उसे दोगुनी की जाए। अभी 7-8 हज़ार टीकाकरण हो रहा है, जिससे 12-13 हज़ार प्रतिदिन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इसे देखते हुए एक राज्य दूसरे राज्य की मदद के लिए आगे आ रही है। तो वहीं चंदौली पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। चंदौली पुलिस बिहार के मोहनिया जिले के पोल टैक्स से ही इसे कंट्रोल करेगी। इसे लेकर चंदौली पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया, जहाँ ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही। इसमें ऑक्सीजन टैंकर जो भी नेशनल हाईवे के थ्रू एंटर होते हैं वह चंदौली के नौबतपुर एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं। अभी तक हमको जो भी सूचना मिल रही थी ऑक्सीजन टैंकर की वो एन मोमेंट पे एन मौके पे मिल रही थी। उसके बाद हमको पुलिस एस्कॉर्ट या सुरक्षा इत्यादि इनको दे करके और जाम में फंसोने की स्थिति से जाम से निकलवा कर इनको पास कराया जा रहा था। अब जनपदीय स्तर पर यह डिसीजन लिया गया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को वाई श्रेणी के वीआईपी का स्टेटस दिया जाएगा तथा इस प्रकार अपने आप ही प्रोटोकॉल के अनुसार तथा वीआईपी सेल के एसओपी के अनुसार इनको पुलिस एस्कॉर्ट, ग्रीन कॉरिडोर और सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ट्रांजिट में, जनपद से ट्रांजिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तथा इन्हें किसी प्रकार के जाम इत्यादि में फंसना ना पड़े। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर जो भी तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन टैंकर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। कालाबाजारी पर ऑक्सीजन की कार्रवाई की जाएगी। एक राज्य अब दूसरे राज्यों की मदद कर रहे हैं। सांसों की किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं और मरीजों की मौत हो रही है। इसके लिए चंदौली पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकर को अब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चंदौली पुलिस बिहार के मोहनिया जिले के पोल टैक्स से ही इसे कंट्रोल करेगी और चंदौली पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ निजी क्लिनिक में चिकित्सक कोरोना संक्रमण के भय से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मशरक पीएचसी में कार्यरत चिकित्सक समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। इस संबंध में पीएचसी प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसके बाद हम होम आइसोलेशन में चले गए, घर में रह कर ही अपना इलाज किए और अब हम पूरी तरह ठीक हैं और आज से हम ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा रिपोर्ट आज नेगेटिव आया है, ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा मतलब से जनता से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसे फॉलो करें, टीका अवश्य लें। पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बीते बुधवार से कर दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी बीच रक्सौल स्थित पीएचसी पहुंचे पश्चिम चंपारण के सांसद और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मौके पर जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूँ कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने
माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और सदर अस्पताल समेत कई अन्य अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के आदेश पर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक संजीव भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सुप्रीडेंट से कई विषयों पर बात की। साथ ही सदर अस्पताल में चल रहे कोरोना मरीजों के सही ढंग से इलाज के लिए निर्देशित किया। माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के पीए के रूप में हम यहाँ पर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो इस नाते हम यहाँ पर हमेशा उनका जो निर्देश होता है और वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पे अधीक्षक महोदय से हमेशा लगातार बात करके यहाँ की जानकारी लेते रहते हैं। और आज ये इसलिए आना पड़ा कि किसी लोग कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया और माननीय मंत्री जी का ही आदेश हुआ कि यहाँ पे रुकना है। अभी हम आए यहाँ पे और यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे ऑक्सीजन सभी को दिया जा रहा है, किसी प्रकार का मरीज को दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ नहीं है, अब अभी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ है ऑक्सीजन उपलब्ध, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बेड के लिए तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ अभी आपको मेडिसिन फुल है, ऑक्सीजन फुल है, आइसोलेशन फुल है। अभी पेशेंट को सर्जरी भाग में रखा जा रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में अब आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा की बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है, जिसका उद्घाटन बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि सदर अस्पताल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा एक पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड उपलब्ध हैं। बेगूसराय में आईसीयू अस्पताल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जैसे आज अस्पताल में सर आईसीयू का इधर डायलिसिस का सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है डायलिसिस यूनिट जो आईसीयू कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाए हैं, उसमें पहले जो आउटसाइड जो है हम लोग रेगुलर डायलिसिस का रखा है, वो 4 बेड का डायलिसिस है। यहाँ जितने भी मरीज आएंगे, जिन्हें भी जिसके पास भी राशन कार्ड है, सबों को डायलिसिस जो है उनका आवश्यकता है, उनको तो टोटल फ्री मिलेगा। एक भी पैसा यहाँ डायलिसिस में नहीं लगेगा, जो कि उनको प्राइवेट में जितना पैसा देना पड़ता था, तो यहाँ पर केवल राशन कार्ड की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही देखते बन रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जांच को लेकर कई काउंटर लगाए गए, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने से यात्री बगैर जांच करवाए अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा भी दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण के डर से धरपकड़ नहीं कर रहे। हालांकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कोई अच्छी नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई चेक करने वाला। हम लोग तो दिल्ली से आए, अपने वहीं से टेस्ट करा के आए हैं। यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। नीतीश सरकार फेल, एकदम फेल है। सब खाली कागज में दिखावा है, कुछ नहीं है। देख लीजिए, किसी का कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा। अभी ट्रेन में आए हैं, मोदी जी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये ट्रेन तो नहीं चल पा रहा है। बाहर से लोग चल रहे, जो आदमी रेलवे यात्रा करते हैं उनका PNR नंबर लिया जाता है। जो सरकारी स्टाफ है उनका ID नंबर लिया जाता है और जांच होती है। साइड से अलग गेट से चल जाते हैं, यहाँ जांच नहीं होती है। पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलती है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग के सामने गुजर रही है, पीछे सहयोग मिलता है कि नहीं पुलिस का? रेल पुलिस नाम मात्र का, नाम मात्र। हाँ, अभी सामने देख रहे हैं आप लोग, है ना, एक रेल पुलिस नजर आ रही है।
तो आपको बता दें कि ये जो मामला देखने को मिला है मुजफ्फरपुर से, लोगों की लापरवाही देखने को मिली है, जिस तरीके से जांच में कमी देखने को मिल रही है। समस्तीपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद में लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, शशांक शुभंकर ने सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और शाम को 6 बजे के बाद दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन डीएम और एसपी समेत कई अन्य पदाधिकारी ने बाजार का निरीक्षण किया, जहां कई दुकानों और 6 बजे के बाद भी ये दुकान खुली पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया और दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र में मानवता को तार तार करने वाला गवाह पूरा गांव बन गया। दरअसल एक पति अपनी पत्नी के शव को अकेला दाह संस्कार करने के लिए साइकिल से लेकर चल पड़ा। उसके बाद भी गांव वालों की मानवता नहीं जागी। इतना ही नहीं, पति को दाह संस्कार करने से गांव की सरहद पर रोक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे रामघाट ले जाकर उसका दाह संस्कार कराया। भागलपुर जिले में आरोपी के जेल के अंदर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र के हाजत का है, जहां वाहन लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हाजत में ही खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मृतक आरोपी के परिजन लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं लूट मामले में मृतक के भाई ने वाहन मालिक पर मृतक को झूठे आरोप में फंसाने का इल्जाम लगाया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती दिख रही है। कहा कि पुलिस ने पकड़ के उसकी मार मार के हत्या कर दी। फिर एक केस बरारी में जब मैं गया था देखने, तो एसएसपी यहाँ की बैठी थी और हमें नहीं लगता है। तीसरा अभी ये झंडापुर में कल की रात की घटना, जो स्कॉर्पियो लूट में पकड़ा गया, उसके परिजन हमें फोन किए थे, कह रहे थे कि साहब उसको पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी। आखिर ये जो एसएसपी यहाँ पोस्टेड है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों लगाम नहीं लगा रहे हैं थानेदारों पे? अरे उनका काम है, जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के उसको जेल भेजिए। इसको फंसा दिया चोरी केस में कि गाड़ी स्कॉर्पियो तुम ही चुरा कर बेचे हो। और दरोगा साहब ने जब इसको पकड़ा तो दरोगा साहब को कोई घूस दे दिया होगा सर, और इसको मार दिया सर। देख लीजिए, आपके सामने ही है सर। कब क्या घटना, कब की घटना है? 22 या 23 का घटना है ये सर। और ध्रुवगंज से बाराती गया था मरवा सर, और मैं भाई से जब मिलने के लिए जाता था तो वो मना कर देता था कि नहीं। दो पक्षों में मारपीट और खूनी संघर्ष की घटना आमतौर पर देखने को और सुनने को मिलती है। मामला कन्नौज का है, जहां मोहल्ला चौधरीयान में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और धारदार हथियार चले, जिससे एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं 2 युवकों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से एनएमसीएच में संक्रमित मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की है। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए, परिजनों ने फेंका है। डॉक्टरों ने खुद को अपने चैम्बर में बंद कर लिया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनएमसीएच में संक्रमित मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। डॉक्टरों ने अपने आप को बंद कर लिया है। परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके के हालात यहां दिखाई दे रहे हैं।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो बड़ी खबर सामने आई है, राजधानी पटना के एनएमसीएच में संक्रमित मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें जो सामने आई है बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। वो हंगामा करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। ये सूबे के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच की घटना है, जहां पर कोरोना संक्रमण मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का जो हंगामा है वो बरतता हुआ दिखा है। और वहीं तोड़फोड़ जो है वो इतनी हद तक की गई है कि तमाम जितने भी वहां पे टेबल कुर्सी और बेंचेस थे उसको तोड़ दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें हम तो डॉक्टर्स के केबिन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। परिजन इतने आप खो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एनएमसीएच या सरकारी अस्पताल हो उसको अब तोड़फोड़ में तब्दील करते हुए दिख रहा है। अगर बात करें हम एनएमसीएच की तो एनएमसीएच में लगातार ये 5वीं घटना है जिसमें कि परिजनों द्वारा तोड़फोड़ की घटना है। ऐसे में अगर बात करें हम तो परिजनों को संयम रखना चाहिए और जिंदगी और मौत जो है वो किसी के हाथ बस की बात नहीं है। ये मौतें जो है वो संक्रमण के कारण हो रही है। ऐसे में डॉक्टर जो है हालांकि इसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन मौत पर अगर जिम्मेवार ठहराना किसी डॉक्टर को कहीं ना कहीं ये बड़ी इसको कह सकते हैं कि ये लोगों की गलतफहमी है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जी अनिल, जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, आपने बताया 5वीं ये घटना बताई जा रही है और बेहद ही चिंताजनक ये घटना है। कहीं ना कहीं संक्रमित मरीज की मौत का जिम्मेदार परिजन डॉक्टर को ही मान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।